अंधे की रोशनी। लालचंद के घर एक शादी पर जाने की तैयारी जारी है। उसकी बीवी शांति और बेटी सोनो मुकम्मल तैयार हैं। जब लालचंद बैलगाड़ी तैयार करके इन्हें आवाज देता है तो दोनों मां बेटी खूब बिन ठन कर बाहर आती हैं। जिस पर लालचंद पूछता है कि सारंग तुम्हारे साथ क्यों नहीं? तो शांति कहती है कि इसने जाकर क्या करना है, इसे भला कुछ नजर आता है? इसे संभालने के चक्कर में हमारा सारा मजा भी खराब हो जाता है। जिस पर लालचंद सख्त गुस्से में अपनी बीवी को डांट कर कहता है, जाओ उसे भी लेकर आओ। क्यों भगवान को नाराज करती हो? आंखी ना होना, क्या इसका अपना कसूर है? ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। लालचंद एक किसान था और सारंग इसका 12 साला छोटा बेटा था जो पैदाइशी अंधा था। बहुत ही भला मानस और प्यारा बच्चा जिसे लालचंद ने स्पेशल बच्चों के स्कूल में दाखिल करवाया हुआ था। अगरचे मां बेटी का रवैया सारंग से बिल्कुल रोखा सा ही था, लेकिन लालचंद इससे बहुत प्यार करता और इसका बहुत ख्याल रखता। लालचंद की हमेशा कोशिश होती कि सारंग को इसकी मजदूरी का बिल्कुल एहसास ना हो, वो दुनिया को समझे और बावजूद मजदूरी के बना किसी सहारे खुद से जीना सीखे। उसीलिए जब लालचंद ने शादी पे जाते समय मां बेटी के साथ सारंग को ना पाया तो सख्त नाराज हुआ और बीवी को झड़ककर फौरन सारंग को साथ लाने को कहा। जिस पर शांति मुंह बनाए पांव पटकती वापस गई और सारंग को अलमारी से कपड़े निकाल कर देते हुए चलाई, जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, हमें भी देर करवाओगे। आज शंकर जी के बेटे की शादी थी जिनका बीज खाद और पौधों पर सुपरे की दुआओं का कारोबार था और वो इस पूरे इलाके के सबसे अमीर शख्स थे और अपने कारोबार की वजह से उनका हल्का अहबाब बहुत वसी था। इसलिए आज शादी में इस गांव समेत दूर दूर से लोग आए हुए थे। शादी की रौनकें जारी थीं, गाने ढोल बाजे बधाइयां और बाकी रसूमात जब इख्तिताम पजीर हो रही होती हैं। सारंग अपने बाप के साथ वाली कुर्सी पर बैठा अपनी कुव्वत समाज से सारे माहौल को महसूस कर रहा होता है कि अचानक बंदूक के 2 फायर की आवाज सुनाई देती है और एक निकाबपोश शख्स गरजदार आवाज में चीख कर कहता है, खबरदार, जो जहां है वहीं जमीन पर बैठ जाए वरना गोली से उड़ा दिया जाएगा। और ये कहते ही उसके साथ ही कुछ और निकाबपोश हुआ में अपनी बंदूकें लहराते हैं, जिसे देखकर हर कोई सहम कर अपनी अपनी जगह जो जहां होता है वहीं बैठ जाता है। उसी दौरान औरतों में से चीखने चलाने की कुछ आवाजें आती हैं, जिस पर बंदूक बरदार डाकू अपनी बंदूकें इस तरफ सीधी करते हैं तो वही शख्स दोबारा वार्निंग देता है, अगर अब किसी की आवाज निकली तो मेरी गोली इसकी आत्मा को इसके जिस्म से निकाल देगी। अभी वो ये बात कर ही रहा होता है कि कुछ मजीद निकाबपोश इसके पीछे से नमूदार होते हैं। ये सब डाकू जिनके हाथों में बंदूकें, पिस्तौल और किसी के पास बड़े तेज धार खंजर होते हैं, शादी में शरीक सब लोगों को एक जगह जुमा होने का इशारा करते हैं और फिर हर एक फर्द की मुकम्मल तलाशी लेते हैं, जो नकदी और कीमती घड़ियां वगैरह जिस किसी के पास होती है ले लेते हैं। औरतों का सारा जेवर और उनके परस अपने थैलों में डालते और इन्हें वार्निंग देते हैं कि अगर तुम में से कोई बाहर निकलता नजर आया वो अपना आखिर ही समझे, और अपनी 2 गाड़ियों में सवार होते वहां से गायब हो जाते हैं। डाकुओं के जाने के कुछ देर बाद कुछ लोग हिम्मत करके बाहर झांकते हैं और सबको डाकुओं के चले जाने का बताते हैं, और फिर शादी की जगह तो जैसे रोने पेटने का मकाम बन जाता है। कुछ लोग थाने जाते हैं जो इस गांव से दूर एक कस्बे में था, जहां से पुलिस आती है, बयान लिए जाते हैं और इस तरह सभी बहुत कुछ लटवाकर घरों को वापस आ जाते हैं।
इस वाकये को गुजरे आज तीसरा दिन था, जब सुबह ही सुबह शंकर जी लालचंद के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे साथ गांव के कुछ और समझदार लोग भी हैं। हमारा इरादा है कि हम सब इकट्ठे होकर चलें और थानेदार पर दबाव डालें कि वो इस चोरी का सुराग लगाए, क्योंकि पूरे गांव का बहुत नुकसान हो गया है। बल्कि कुछ बदगुमान औरतें तो ये तक कहती फिरती हैं कि हम सबको कनागाल करने के लिए ये काम खुद शंकर जी ने ही करवाया है। हालांकि मेरा तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिस पर लालचंद कपड़े बदलने का कहकर अंदर आता है और अपनी आदत के मुताबिक सारंग को भी साथ ले लेता है कि मेरे साथ होगा तो इसे भी कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलेगा ही। बाहर 3 गाड़ियों में शंकर जी के साथ और भी कुछ लोग होते हैं, जिनमें से ही कोई लालचंद को कहता है कि बच्चे को क्यों साथ ले जा रहे हो, लेकिन लालचंद सुनी अनसुनी करते हुए सारंग को अपने साथ लिए एक गाड़ी में बैठ जाता है। जब ये लोग थाने पहुंचते हैं तो पता चलता है कि थानेदार कचहरी के काम के सिलसिले में शहर गया हुआ है, अब दोपहर को ही वापस आएगा। तब ये सब लोग थाने से निकलकर एक करीबी होटल आ जाते हैं, जहां सुबह का नाश्ता करते हैं और थानेदार की वापसी के इंतजार में वहीं होटल में ही बैठ रहते हैं और बातों में मशगूल हो जाते हैं। जबकि सारंग बाप के साथ बैठा खामोशी से सबकी बातें और तबसरे सुन रहा होता है और अपनी फितरी सलाहियत से बातें करने वाले हर शख्स को उसकी आवाज से ही अच्छी तरह पहचानता था कि कौन क्या बात कर रहा है। बात करने वाले का रवैया, तासुरात और कैफियत किया है। आंखों से महरूम लोग चुनके देखने की सलाहियत से महरूम होते हैं, इसलिए उनका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर सुनने और महसूस करने की सलाहियतों पर ही होता है और इन एहसासात की कैफियत और तज्जिया उनका जहन बगैर किसी कोशिश की ही हमेशा महफूज रखता है, क्योंकि ये इनकी जिंदगी का मामूल होता है। उसी तरह 3-4 घंटे गुजरे। जब ये सब लोग आपस में बातें करने में मशगूल थे तो बाएं जानिब एक टेबल से कोई शख्स होटल वाले को 3 कप चाय लाने की आवाज लगाता है, जिसे सुनते ही सारंग फौरन चौंकता है और फिर इसकी तवज्जो उसी जानिब मरकूज हो जाती है जिस जानिब से 3 कप चाय लाने का आर्डर दिया गया था। कुछ देर तो सारंग पूरी तवज्जो से इस जानिब से आने वाली आवाजों को बड़े गौर से सुनता है और फिर साथ की कुर्सी पर बैठे अपने वालिद का बाजू दबाता है। बाप उसकी तरफ देखते पूछता है, हाँ बेटा क्या बात है? तब सारंग कहता है कि बाबा वॉशरूम तक ले चलें, मुझे पेशाब आया है। उसका वालिद इसका हाथ थामे वॉशरूम के दरवाजे पहुंच जाता है तो सारंग उनका बाजू खींचकर कहता है कि कान मेरे पास लाएं। तो लालचंद हैरान होकर अपना कान सारंग के मुंह के करीब करता है। तब सारंग लालचंद बताता है कि जहां मैं बैठा हुआ था इसके बिल्कुल बाएं जानिब 3 लोग चाय पी रहे हैं, जिनमें से एक शख्स वही डाकू है जिसने शादी के मौका पर सब लोगों को खामोश हो जाने का कहा था। जिस पर लालचंद मजीद हैरान होकर सारंग से पूछता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो शख्स वही डाकू है? तो सारंग हाँ में सर हिलाता है। तब लालचंद सारंग को कहता है कि तुम यहीं होटल में रहना, मैं उनके पीछे जाकर उनका ठिकाना देख आऊंगा। तब ये दोनों वापस अपनी जगह आकर बैठ जाते हैं और लालचंद बज़ाहिर पहले की तरह बातों में मशगूल हो जाता है, लेकिन इसकी तवज्जो उसी टेबल की तरफ रहती है जहां वो 3 लोग बैठे होते हैं और लालचंद चोर नजरों से इन्हें देखता रहता है। अब जब चाय पीने और कुछ देर बातें करने के बाद वो तीनों इकट्ठे हैं और होटल का बिल अदा करते वहां से रुखसत होते हैं, तो लालचंद ये कहकर टेबल से उठता है कि मैं सिगरेट लेने जा रहा हूं, अभी आता हूं। इन्हीं में से कोई हैरान होकर पूछता है, तुमने कब से सिगरेट पीना शुरू कर दी? तो लालचंद ये कहते वहां से चल पड़ता है, बस कभी कभी पी लेता हूं।
अब लालचंद काफी ज्यादा फासिला रखे इन तीन अफराद के पीछे चल रहा होता है। वो तीनों एक तंदूर से एक बड़ा बंडल रोटियों का उठाते हैं, जिसका शायद इन्होंने पहले ही ऑर्डर कर रखा था, और रास्ते में एक हलीम वाले से दो बड़े बर्तन हलीम उठाते आगे एक गली में मुड़ जाते हैं। जब लालचंद इस गली में मरता है तो देखता है कि ये तीनों काफी दूर एक घर में दाखिल हो रहे हैं। तब लालचंद आहिस्ता आहिस्ता चलते इस घर के सामने से गुजरता और इसकी सारी निशानियां याद कर लेता है, और उसी तरह ही आगे चलते एक और गली से वापस होता उसी बाजार में आता है, और फिर वापस उसी होटल पर पहुंचकर पहले की तरह बातों में मशगूल हो जाता है। कुछ देर बाद सबसे कहता है कि चलें थाने, शायद थानेदार वापस आ चुका हो और हम खामख्वा यहाँ बैठे वक्त जाया करते रहें। सब थाने आते हैं, लेकिन थानेदार अभी नहीं आया होता। फिर वापस होटल आकर बैठ जाते, और दोपहर का खाना खाने के बाद वो सब फिर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो थानेदार अपनी सीट पर ही मौजूद होता है, जो शंकर जी को देखते ही पहचानते हुए बोलता है कि लाला जी आप परेशान ना हों, हम बहुत जल्द इन डाकुओं को पकड़ लेंगे। हमने इस सारे इलाके की चौकियों पर इत्तला दे रखी है, हर गाड़ी की मुकम्मल तलाशी होती है। जितना सामान आपके यहाँ से लूटा जा चुका है, ये कोई थोड़ा सामान नहीं कि कोई इसे छुपा कर यहाँ से रफू चक्कर हो सके। तब लालचंद थानेदार के आगे दोनों हाथ जोड़ते हुए इंतहाई अदब से दरखास्त करता है कि हुजूर फौरन अपने साथ असलहा बरदार नफरी का बंदोबस्त करें, इससे पहले कि डाकू हाथ से निकल जाएं। तो थानेदार हैरान होकर लालचंद की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मतलब? तब लालचंद थानेदार के पास जाकर इसके कान में सारी बात बताता है, जबकि बाकी सब हैरान थे कि लालचंद थानेदार के कान में आखिर क्या कह रहा है। तो थानेदार फौरन अपनी सीट से खड़ा होता है और सब पुलिस वालों को असलहा उठाने का कहते हुए फोन पर दूसरी चौकियों से भी फौरी तौर पर सारी नफरी को अपने थाने पहुंचने का हुक्म देता है। सब लालचंद और थानेदार से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन थानेदार सबको बिल्कुल खामोश रहने का इशारा करते हुए वहीं बैठे रहने का इशारा करता है। अभी 15-20 मिनट ही गुजरे होते हैं कि मुख्तलिफ चौकियों से आई कई पुलिस गाड़ियां इस थाने के बाहर जुमा हो जाती हैं। तब पुलिस लालचंद की निशानदी पर इस घर का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर दाखिल होती है। यहाँ से सब डाकू बमा लौटे गए सामान के गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और इस तरह सारंग एक अंधा लड़का जिसका शादी में शिरकत करना कई लोगों को नागवार गुजर रहा था, इन सब के लिए एक रहमत का फरिश्ता साबित होता है। जब शंकर जी की बीवी सारंग के घर आकर सारंग की मां से सारंग की कोशिश का शुक्रिया अदा कर रही होती है, तो सारंग की मां इंतहाई शर्मिंदगी से सारंग के बाप लालचंद को देखती है, जो अपने बेटे के सर पर प्यार से हाथ फेर रहा होता है। और यूं एक प्यार करने वाले बाप और बासलाहियत बेटे की कहानी हमें ये सबक देते हुए अपने इख्तिताम को पहुंचती है कि दुनिया में किसी को भी हकीर मत जानो, ना मालूम भगवान ने अपना कौन सा रंग इसमें छुपा रखा है, जो कभी ना कभी जरूर अपनी झलक दिखा के रहता है। उसके साथ ही तमाम देखने और सुनने वालों को अच्छे दिनों की नवीद के साथ खुदा हाफिज।